रस्टिंग का जो इशू है ना वो आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। तो पहले ये इतनी ज़्यादा रस्टिंग नहीं थी इसके अंदर, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है समय, उस तरीके से रस्टिंग बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक क्लोजअप में दिखाता हूँ। इसके अंदर रस्टिंग है, ये पूरा का पूरा पैनल जो है वो रस्टिंग में है, जो कि इनका चेसी नंबर वाला पार्ट है। भाई बाइक लिए भी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इंजन के अंदर से लीकेज जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये आप देख लीजिए, हीरो की बाइक जो है वो मैंने परचेज करी है और 1 महीना होने को है इस बाइक को। दोस्तों अगर आपने साथ फ्रेम में है हीरो एक्सट्रीम 125R, और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इसकी सर्विस वगैरह की बात करी थी, तो इसकी फर्स्ट सर्विस जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने करा ली है और फर्स्ट सर्विस कराने के करीब करीब 8-9 दिन भी हो चुके हैं और आज जाकर के मैं आफ्टर सर्विस फीडबैक जो है आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो इतना लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्विस तो कराए हुए मुझे करीब 8-9 दिन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आफ्टर सर्विस के बाद जो है इस गाड़ी को यूज़ करूं, उसके बाद आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं कि सर्विस कराने के बाद जो कमियां मैं बता रहा था वो क्या सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, अब कैसा कुछ परफॉर्मेंस रहने वाला है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है मेरा आज की डेट के अंदर जब इस बाइक को मैं करीब करीब 800 किलोमीटर जो है वो चला चुका हूं, और कैसा कुछ जो है वो चीज़ें रहने वाली हैं, सब बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। क्या कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, स्क्रीन पर आप सारी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस एक्सपीरियंस से। तो भाई सर्विस एक्सपीरियंस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हीरो सर्विस में काफ़ी ज़्यादा नाम इसका खराब है, तो वही सब सोच के मैं भी गया था एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे मेरा नंबर आया 52, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे सर्विस कराते कराते। सर्विस एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल अच्छा रहा, बाइक उन्होंने चलाकर देखी एंड देन मुझसे पूछा क्या कुछ कमियां हैं। हालांकि ये जो सर्विस एडवाइजर थे उन्होंने सारी बातें मेरी नहीं सुनी थी और सारी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ है, वो भी आगे चल के बताऊंगा। बट ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन लगा मुझे, जिस तरीके से मैं सोच के गया था उसके मुकाबले मुझे ठीक लगा। वो उसकी बात हम लोगों ने उस वीडियो में करी हुई है, तो इस वीडियो में लंबा नहीं खींचेंगे, उस वीडियो को आप सेपरेटली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या क्या जो इशूज़ आ रहे थे वो सोल्व हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले इंजन लीक की बात कर लेते हैं। तो इंजन लीक का जो इशू है, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बताता कि इंजन लीक का जो इशू है वो सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बताना मुश्किल था, क्योंकि जहाँ से तेल लीक हो रहा था वहाँ पे उन लोगों ने पॉलिश करके दी थी। तो पहला तो यहाँ से था, देखिए यहाँ पे अपना ऑयल लीक कर रहा था, और दूसरा यहाँ से जो है टाइट नहीं था, तो ये तो मैंने खुद ही टाइट कर दिया था। और इसकी मैं बात करूँ तो ये फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ से, अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि यहाँ पे कोई लीकेज वगैरह का इशू है। तो अगर होता तो अभी जो हफ्ता 10 दिन गुजरा है तो इसके अंदर जो है इसमें से लीक करके नीचे आ जाना चाहिए था। बट फिलहाल जो है ये चीज़ अपना ठीक है, यहाँ पे कंडीशन में है। अगर होता है कुछ अपडेट तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी बात करें सेकंड प्रॉब्लम की, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है उस टाइम पे मेरी कनेक्ट नहीं हो रही थी। फिलहाल की डेट में ब्लूटूथ प्रॉपर काम कर रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह वर्किंग हो चुका है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रॉपर अपनी वर्किंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसके अलावा बात करें गियर हार्ड की, और जो अपना गियर जो काफ़ी हार्ड चलते हैं उसकी बात करूँ, तो इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग से शिकायत थी कि इसका गियर जो है काफ़ी हार्ड चलता है, और स्टिल वो कंडीशन बनी हुई है, गियर अभी भी हार्ड चल रहे हैं। शोरूम वालों ने इस पर कोई काम बेसिकली नहीं किया है, और हाँ मैंने कुछ काम किया अपनी तरफ से, वो मैं बता देता हूँ कि गियर शिफ्टिंग जो है वो क्योंकि अभी मैं चला चुका हूँ उसको करीब 800 किलोमीटर होने वाले हैं। 500 पे सर्विस कराई थी, 800 किलोमीटर होने वाले हैं। तो अभी का क्या एक्सपीरियंस है कि मेरा जो माइंड सेट है ना दिमाग के अंदर, वो इस बाइक को चलाते चलाते अडॉप्ट कर चुका है कि अब जो है गियर इश्यूज़ जो है वो अपने आप ही मैं समझ चुका हूँ कि इसके गियर इसी तरीके से लगते हैं, और मेरा माइंड जो इस तरीके से काम करता है और वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शनिंग वर्क कर रहा है। किसी नए बंदे को दूंगा वो कहता है गियर हार्ड है, बट मेरे लिए अभी वो हार्ड तो है ही, बट वो ठीक हो चुका है। सेम एज गियर स्ट्रक का, पहले मैं जो है एक साथ सारे गियर्स उतार दिया करता था, तो गियर स्ट्रक हो जाया करता था। अब मैं चलते चलते जो गियर है वो डाउन और प्लस करता रहता हूँ, तो गियर इशू अटकने वाली दिक्कत जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो ये 4 चीज़ों की बात हम लोग अभी तक कर चुके हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं मेन स्टैंड की प्रॉब्लम। मेन स्टैंड की जो प्रॉब्लम है वो स्टील जो है बनी हुई है, हालांकि उस बंदे को मैंने बताई थी कि इसके मेन स्टैंड से आवाज़ आती है, थोड़ा लुब्रिकेशन वगैरह डाल देना, बट उन्होंने वो चीज़ नहीं करी है। बाकी अब चलते हैं अगली तरफ। जो इसमें मेन दिक्कत मुझे आ रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, वो रहने वाला है इसके अंदर। बाइक के अंदर रस्टिंग का इशू आ रहा है। बाइक अभी 800 किलोमीटर चली है, 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ है, और रस्टिंग के जो इश्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो भाई, रस्टिंग का जो इशू है ना वो आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। तो पहले ये इतनी ज़्यादा रस्टिंग नहीं थी इसके अंदर, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है समय, उस तरीके से रस्टिंग बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक क्लोजअप में दिखाता हूँ। इसके अंदर रस्टिंग है, ये पूरा का पूरा पैनल जो है वो रस्टिंग में है, जो कि इनका चेसी नंबर वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये सारा का सारा पार्ट रस्टेड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नीचे तक ये भाई देखो, यहाँ तक पूरी रस्टिंग है। और जब मैं बाइक को क्लीन कर रहा था कल, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ और चीज़ें मैंने देखी। तो देखो यहाँ पर भी जो है वो आपको रस्टिंग का जो इशू है वो देखने को मिलेगा, ये आप चेक करें। बाकी आगे इस साइड में भी आपको मैं दिखाता हूँ एक बारी को। तो इस साइड में भी जो है इसी तरीके से है, यहाँ पर भी आप चेक करोगे, यहाँ पर भी रस्टेड है, ये आप देखें। मैं आपको पास से दिखाऊँ थोड़ा, ये आप देखो,
तो ये रस्टेड जो है, सारा कुछ रस्ट जो है वो रहेगा। और जितना मैं मुझे लग रहा है, जितना मैं इसमें समय बिता रहा हूँ, रस्टिंग का जो इशू है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यार ये थोड़ी सी चीज़ है जिसमें हीरो को काम करने की मुझे लग रहा है ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में उतारोगे, फीचर भले ही आप बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हो, मार्केट को कम्पीट कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ों में सुधार की आपको ज़रूरत है ज़रूर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि हीरो को इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरी बाइक में नहीं, मैंने काफ़ी सारी बाइक और भी देखी, तो उन सभी ने बताया कि रस्टिंग का जो इशू है वो ऑलमोस्ट बाइकों के अंदर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे रस्टिंग काफ़ी बढ़ ज़्यादा है, कई जगहों पे नॉर्मल है जहाँ पे वो बढ़ जाएगी। तो कुछ चीज़ों का अगर आपको इसका कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह पता हो कि इसकी रस्टिंग पे क्या किया जाए, तो वो बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ मैं इस पे कर सकता हूँ। बाकी रस्टिंग का जो इशू है वो मुझे आ रहा है। इसके अलावा रियर ब्रेक साउंड की बात करें तो बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि रियर ब्रेक में जो एबीएस है उसमें साउंड वगैरह आता है या नहीं आता। तो फिलहाल मेरी बाइक के अंदर रियर ब्रेक में साउंड मुझे तो सुनाई नहीं दिया है। मैं अभी आपको ये क्लिप देख लीजिएगा। और बताइएगा कि साउंड आपकी बाइक में ऐसा ही चाह रहे थे, मतलब ऐसा ही आपकी बाइकों में आ रहा है या नहीं। बाकी बात करें सर्विस कराने के बाद इंजन की परफॉर्मेंस में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है, तो डेफिनेटली भाई सर्विस कराने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी तो उसी टाइम मुझे लगा था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। बट मैं उस टाइम पे अगर आपको बता देता कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से है, क्योंकि वो इंस्टेंट फीडबैक देना अच्छी बात नहीं लगती मुझे, तो मैंने चलाई, उसके बाद मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। बिफोर सर्विस एंड आफ्टर सर्विस बहुत फ़र्क है बाइक के अंदर। पहले बिफोर सर्विस की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत साउंड भी आया करता था इंजन के अंदर से। इंजन साउंड अभी भी है बट पहले के मुकाबले कम हो गया है। इसके अलावा बात करें, इंजन ज़्यादा रिफाइंड चलता है, काफ़ी स्मूथ चलता है अगर मैं कंपेयर करूँ पुरानी वाली से। तो सर्विस के बाद जो है वो फर्स्ट सर्विस के बाद इंजन के अंदर आपको काफ़ी सारे रिफाइनमेंट वगैरह जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह प्रॉपर मेरा काम कर रहा है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। गियर अगर हम बात करें फ्यूल इंडिकेटर की, तो फ्यूल इंडिकेटर जो है वो भी वर्किंग प्रॉपर कर रहा है। वो इसकी पोजीशन के ऊपर है, जब आप साइड स्टैंड पे लगा के रखोगे और इस साइड में ये झुकी रहेगी तो इस साइड का पेट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि सेंसर इसका इस साइड में लगा हुआ है। तो वो नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपको मतलब इसमें आपका जो फ्यूल इंडिकेटर वो ख़राब नहीं है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो माइलेज जो है वो मैंने इसका एक टेस्ट कर लिया है इको मोड के ऊपर आफ्टर सर्विस, तो उसका वीडियो अपना अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। रफली आइडिया मैं आपको बताता हूँ 55 का एवरेज मिला है मुझे स्विफ्ट सिटी के अंदर। रोड मोड और अपना पावर मोड का जो माइलेज टेस्ट है वो आपको जल्दी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी यही सब बात करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो कि शेयर करनी थी। तो गियर स्टक का तो मुझे भाई बिल्कुल कॉमन सी चीज़ ये लगती है कि जितने भाइयों से मैंने बात करी, क्योंकि वहाँ पे सर्विस सेंटर के ऊपर ना एक भाई आए हुए थे जिनकी गाड़ी जो है वो करीब 55,000 चली हुई थी। तो उन्होंने बताया कि भाई इसका जो है गियर स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, बट शोरूम वाले जो ठीक करके नहीं देते हैं, वो आपके जो है टाइम टू टाइम जब आप उसको चलाओगे ना तो आपको आदत बन जाएगी। और मुझे लगता है कि वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है आफ्टर 800 किलोमीटर्स। अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब मुझे चलाने में आसानी हो गई है। तो उस चीज़ में हम देखेंगे तो गियर स्टक वगैरह का जो इशू है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं तो इन चीज़ों के साथ जो है वो आपको जाना पड़ेगा। CB हॉर्नेट 125 की बात करूँ तो मैंने हॉर्नेट जो है वो आज चलाई थी। तो उसके अंदर जो है ना, मुझे जब मैंने इसको चलाया उसको चलाया, दोनों को साइड बाय साइड चलाया, तो मुझे लगा कि हॉर्नेट का जो इंजन है वो इसके मुकाबले कम रिफाइंड है, इसका इंजन ज़्यादा मुझे रिफाइनमेंट फील आया। लेकिन रिलायबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी होंडा की ज़्यादा अच्छी रहती है। बाकी ये चलाएंगे देखेंगे कितना रिलायबल है कितना नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है हॉर्नेट के अंदर ना, मैंने देखा सर्विस शेड्यूल जो है उसका काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका सर्विस शेड्यूल काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि अगली सर्विस के लिए मुझे जाना होगा करीब 3500 किलोमीटर के आसपास। यानी कि यार ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि हॉर्नेट के अंदर करीब 6000 किलोमीटर के बाद जो है पहली सर्विस के बाद दूसरी सर्विस आएगी। तो हीरो के अंदर ये है थोड़ी दिक्कतें कि आपको सर्विस इंटरवल काफ़ी छोटा मिलता है, आपको बार बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर इनके इतने अच्छे हैं भी नहीं जितना जो है वो आप बार बार जा करके अपनी बाइक को वहाँ पर सर्विस कराओ। फिलहाल जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो कमियाँ वगैरह थी वो आपको मैंने इस वाले वीडियो के अंदर आफ्टर कह सकते हो पोस्ट सर्विस मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी आपको कैसा लगा, आपका क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, ये आपकी बाइक के अंदर भी हैं, और नहीं है तो ये किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।